तो अब हम लोग बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है इसके बारे में वो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड का जो है वो उल्टी डायरेक्शन में चले जाना। उल्टी डायरेक्शन में यानी फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए वो पेल्विक कैविटी में आ जाना। सो इस प्रोसेस में ये होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है तो कुछ मेंस्ट्रुअल ब्लड जिसके अंदर एंडोमेट्रियल सेल्स भी होते हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर जाते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए वो पेल्विक कैविटी में आ जाएंगे। सेकंड नंबर पे अब वो ऑब्वियसली वो वहाँ पेल्विक कैविटी में आ गए हैं तो सेकंड नंबर पे उनकी हो जाती है इम्प्लांटेशन, यानी कि ये सेल्स जो होते हैं ना पेल्विक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स की जो लाइनिंग होती है ना उसके साथ एडहेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वहाँ पे प्रोलिफरेट भी करते हैं, डिफ्रेंशिएट भी करते हैं एंड फिर लेजन्स बना देते हैं जिनको एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स का नाम दिया जाता है। अनिग्मा, अब अनिग्मा ये है कि 90% ऑफ फीमेल्स में रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन अकर होती है, बट उनमें से जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ फीमेल डेवलप एंडोमेट्रियोसिस। सो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि कुछ ना कुछ कह लें कि कोई फैक्टर्स भी हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, क्योंकि 90% फीमेल में अगर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होती है तो इसका मतलब 90% फीमेल्स को एंडोमेट्रियोसिस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनमें से जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ फीमेल डेवलप दैट कंडीशन। सो कुछ फैक्टर्स भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड है इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, यानी कि बहुत सी फीमेल जिनका इम्यून सिस्टम मिसडायरेक्टेड होता है या कंप्रोमाइज्ड होता है तो उसकी वजह से भी जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज़ है ना उनको सर्वाइव करने और ग्रो करने का मौका मिल जाता है। वरना तो ये होता है ना कि अगर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग बाहर, एंडोमेट्रियल सेल्स बाहर चले भी गए हैं पेल्विक कैविटी में, तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम तो है, वो उसको चाहिए कि वो वहाँ पर उनकी क्लियरेंस कर दे, बट वो उनकी क्लियरेंस नहीं कर पाता। यानी उन फीमेल्स के अंदर ऑब्वियसली फिर उनका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, मिसडायरेक्टेड है या फिर कंप्रोमाइज्ड है। यही वजह है कि वो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर सका और वो इन एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को वहाँ पर ग्रो करने का एंड सर्वाइव करने का मौका मिल जाता है। सो डिफेक्टिव क्लियरेंस, यानी मैंने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस जिन फीमेल्स को होती है तो उनमें इम्यून सिस्टम जो होता है ना, पर्टिकुलरली उनके जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जिनको NK सेल्स भी बोला जाता है, ये उन मिसप्लेस्ड एंडोमेट्रियल सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उनको पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर वो उनको वहाँ से एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इम्यून सेल्स जो होते हैं वो पहले किसी ना किसी मतलब इस तरह की कंडीशन को पहले वो रिकॉग्नाइज करते हैं, इस तरह के सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर ही उनको वो किल करते हैं। लेकिन ये नेचुरल किलर सेल्स एंडोमेट्रियोसिस वाली फीमेल्स में जो हैं वो इन एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज़ को रिकॉग्नाइज करके, मतलब कह लें कि इन मिसप्लेस्ड एंडोमेट्रियल सेल्स को वो रिकॉग्नाइज करके एलिमिनेट नहीं कर पाते। दूसरी है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स तो होगा ही ऑब्वियसली, एंडोमेट्रियल सेल्स अब वहाँ पर मौजूद हैं यूट्रस के बाहर, तो वहाँ पर एक क्रोनिक एंड लोकलाइज्ड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। क्योंकि क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये होगा कि अब वो भी यानी थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल वो भी थिक होते हैं, वो भी स्ट्रेड होते हैं, उनकी भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन आउटलेट कोई नहीं होता बाहर निकलने का, इसलिए वो वहाँ पर पेल्विक कैविटी में ही ब्लीडिंग के बाद जमा होते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन कॉज करते हैं और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वहाँ पर लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है। उसके बाद है इम्यून सेल्स। अब पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस जो होती हैं ना, जो कि नॉर्मली उनका काम है कि वो सेलुलर डेब्रिस को क्लीन करती हैं, वो भी इस एंडोमेट्रियोटिक ब्लीडिंग की वजह से ओवर एक्टिवेटेड हो जाती हैं और यानी क्या करना शुरू हो जाती हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करना शुरू हो जाती हैं। क्या मैंने बताया कि पेरिटोनियम के अंदर पड़ी हुई है मैक्रोफेजेस, उनका काम होता है कि वो सेलुलर डेब्रिस को क्लीन करते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली वहाँ जो ब्लीडिंग है वो एक डेब्रिस ही है ना, पेल्विक कैविटी में जो ब्लीडिंग हो गई है इंटरनली वो एक क्या है, डेब्रिस है। अब उसको इम्यून सेल्स यानी कि मैक्रोफेजेस, पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस ने क्लीन करना है, लेकिन वो उसको नहीं क्लीन कर पाती, बल्कि उल्टा वो भी ओवर एक्टिवेटेड हो जाती हैं और इंटरल्यूकिन एंड जो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को रिलीज करने लग जाती हैं, जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर और भी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर है एक वजह है, फिर इसमें इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन में एक वजह है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, अब ऑब्वियसली ये जो फीमेल्स होती हैं ना, ये एंडोमेट्रियोसिस वाली, कहा जाता है कि इनके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल भी इनके अंदर हाई होता है, जिसकी वजह से इन फीमेल्स में जो है वो फिर स्वेयर पेन होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो पेन कॉज करने की भी एक वजह होता है। सो होता ये कि जो एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स हैं प्लस जो मैंने बात की कि पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस हैं विद इन द पेल्विक कैविटी, वो क्या करती हैं, वो एबनॉर्मली हाई अमाउंट ऑफ, एक एंजाइम होता है उसकी ना, हाईली अमाउंट, बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करती हैं, उसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम। ठीक, अब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम जो होता है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड अदर टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसाइज करने की वजह होता है।
अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना वो सेल्फ रीइंफोर्सिंग होता है, यानी ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये क्या करता है, अरोमाटेज एक एंजाइम होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसकी प्रोडक्शन करता है, उसको प्रोड्यूस करते हैं, यानी अरोमाटेज की प्रोडक्शन करवाता है। अब ये अरोमाटेज जो होता है ना इसका काम होता है इस यानी एस्ट्रोजन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, तो जितना ज़्यादा अरोमाटेज होगा उतना ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, ईस्ट्रोजन। सो ईस्ट्रोजन जितना ज़्यादा होगा तो इसी साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 2 की एक्सप्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जितना साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 2 का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा तो ये कह लें कि एक साइकिल होता है जो कि इन्फ्लामेशन का फिर चलता ही रहता है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, देखें प्रोस्टाग्लैंडिन की बात की, ये जो फीमेल्स होती हैं एंडोमेट्रियोसिस वाली, इनके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का हाई लेवल होता है। क्यों होता है, ये पीछे से आपको मैंने मैकेनिज्म बताया कि जो एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स हैं प्लस ये जो पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस हैं ये हाई लेवल प्रोड्यूस करती हैं एक एंजाइम का, उसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम। अब ये एंजाइम जो होता है ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करवाता है। PGE2 भी इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, ये जितना ज़्यादा होता है ना ये एक दूसरे एंजाइम एरोमाटेज की प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा करवाता रहता है। अब ये एरोमाटेज ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। एरोमाटेज जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उतना ही ज़्यादा रिजल्ट में ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है। जितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 2 को उतना ही ज़्यादा एक्सप्रेस करवाता रहता है, यानी उसके एक्सप्रेशन को, उस साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम के एक्सप्रेशन को इन्हेंस करता रहता है। तो जितना साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 ज़्यादा होगा तो पूरा का पूरा ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि इन द एंड फिर जितना साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम ज़्यादा होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 उतना ही ज़्यादा बनेगा। कह लें ये एक गोल चक्कर होता है जो चलता रहता है, क्योंकि उधर से साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 को जो है वो ईस्ट्रोजन उसके एक्सप्रेशन को इन्हेंस करता जा रहा है, तो वो आगे अपना काम करता जा रहा है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस करता जा रहा है। आगे ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 उतना ही ज़्यादा एरोमाटेज को प्रोड्यूस कर रहा है, आगे एरोमाटेज उतनी ही ज़्यादा ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है, आगे ईस्ट्रोजन उतना ही ज़्यादा साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 2 के एक्सप्रेशन को इन्हेंस कर रहा है। ये साइकिल फिर चलता ही रहता है। इसी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से फीमेल को जो है वो क्रोनिक पेल्विक पेन होता है, जिसकी वजह से उसको डिसमेनोरिया भी रहता है, डिस्पेरियूनिया की भी शिकायत होती है। इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से जो है वो फीमेल में पेल्विक एरिया में फाइब्रोसिस हो जाती है, पेनफुल एडहेजन्स बन जाते हैं, और जो है वो इसी एबनॉर्मल प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल की वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी की भी शिकायत पैदा हो जाती है। वो इस तरह से पैदा होती है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो एग वहाँ पर रिलीज़ होने के बाद एम्प्यूलर रीजन में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन की वजह से ये प्रोसेस बुरी तरह से मुतासिर होगा तो फीमेल में इनफर्टिलिटी की शिकायत भी पैदा हो जाएगी इसी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। ये कैसे प्रोड्यूस होता है ये मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। उसके बाद है ऑटो इम्यूनिटी। अब ये जो एंडोमेट्रियोसिस जिन फीमेल के अंदर होती है ना, कहा जाता है कि इनके अंदर दूसरी इम्यून मीडिएटेड कंडीशंस का रिस्क भी बढ़ जाता है, होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, यानी दूसरे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन चल रही है और आपको पता है ऑटो इम्यून डिजीजेस बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से ही ट्रिगर होती हैं। अब एक जनरली अगर बात की जाए कि ऑटो इम्यून डिजीजेस क्यों होती हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीजेस की एक जनरल वजह वैसे स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन चलती है, लॉन्ग टर्म एंड क्रोनिक उस इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई ना कोई ऑटो इम्यून कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे एंडोमेट्रियोसिस में मैंने बताया पेल्विक कैविटी के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो यही वजह कि फीमेल्स में दूसरी ऑटो इम्यून डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। दूसरी ऑटो इम्यून डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि रूमाटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस हो सकता है, उसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और इसके अलावा इरिटेबल बाउल डिजीज़ हो सकती है, सीलिएक डिजीज़ हो सकती है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस हो सकता है, परनीशियस नीमिया हो सकता है, मायोसाइटिस जिसमें जो है वो मसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोरियासिस स्किन कंडीशन हो सकती है, पैचेस बन जाते हैं स्केली, ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, एडिसन्स डिजीज़ हो सकती है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड का जो है वो डिस्फंक्शन आ जाता है। उसके बाद जो है वो तीसरा है इसकी पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में तीसरा इवेंट जो कंट्रीब्यूट करता है वो है हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स के अंदर जो है ना सबसे पहले हैं, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू होते हैं ना वो भी यूट्राइन एंडोमेट्रियम की तरह हार्मोनली एक्टिव होते हैं, यानी कि वो भी हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो भी थिक होते हैं, वो भी श्रेड होते हैं और उनकी भी ब्लीडिंग होती है। अब क्यों होता है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंस होती है, क्योंकि इनके अंदर पाई जाती है ये जो एक्टोपिक इम्प्लांटेशन होती है ना, इनके पास ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, तो ऑब्वियसली ये अपनी ग्रोथ किस तरह से करवा लेते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन इनको मिलता रहता है, ऑब्वियसली रिसेप्टर इनके पास है, यानी ये एस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंड करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करके और अपने आप को ग्रो भी करवाएंगे। उसके बाद है लोकल ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन।
अब नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ की तरह ये जो लेजेंड्स होती हैं ना, जो बाहर आके इम्प्लांट हो गए हैं, इनके अब ये अपने खुद का भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास एंजाइम एरोमाटेज़ होता है। ये जो जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियोटिक लेजेंड्स है ना, इनके पास एंजाइम है एरोमाटेज़, और उसी एरोमाटेज़ की मदद से ये अपना भी जो है ना खुद का लोकल लोकल प्रोडक्शन खुद की करते रहते हैं एस्ट्रोजन। जो मंथली एस्ट्रोजन जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करता है, वो भी उससे भी ये फ़ायदा ले रहे होते हैं। साथ ही साथ ये लेजेंड्स जो होते हैं ना, एक एंजाइम जो है ना एरोमाटेज़ की को ना एक्सप्रेस करके ये अपना एस्ट्रोजन भी पैदा करते रहते हैं। तो कह लें कि एक लोकलाइज्ड एस्ट्रोजन डोमिनेंट इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है वहाँ पर। यानी ये जो प्रोजेस्टेरॉन रेजिस्टेंस होती है ना, इसमें ये होता है कि एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ना, या तो रिड्यूस या फिर एबनॉर्मल सा रिस्पॉन्स शो करते हैं प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से मेनली वहाँ पर जो है वो एस्ट्रोजन के प्रोलिफरेटिव इफेक्ट्स कंटिन्यू रहते हैं। उसके बाद है जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक। तो ऑब्वियसली हेरिडिटी लिंक तो होता है। अगर फैमिली में किसी को है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इंक्रीज होती है, यानी हम अगर फीमेल की मदर को है या फीमेल की सिस्टर को है, तो उस फीमेल के अंदर भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है पॉलीजेनिक नेचर। पॉलीजेनिक नेचर का मतलब ये है, यानी एंडोमेट्रियोसिस की ना पॉलीजेनिक नेचर है। पॉलीजेनिक नेचर मतलब बहुत से ज़्यादा मतलब मुख्तलिफ जीन्स हैं जिनके अंदर छोटा 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 इफेक्ट है, यानी स्मॉल इफेक्ट के साथ बहुत सारे जीन्स इस ओवरऑल रिस्क को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद एपिजेनेटिक चेंजेस। तो एपिजेनेटिक चेंजेस जो होते हैं ना, वो ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जो ना जो जीन एक्टिविटी को मुतासिर करती हैं, लेकिन जो डीएनए का बेसिक सीक्वेंस होता है ना, उसको तब्दील नहीं करती। ठीक। अब ये जो केमिकल चेंजेस जो होते हैं ना, जीन्स पर ऑन एंड ऑफ स्विचेस की तरह काम करती हैं, यानी ये तय करती हैं कि कौन सा जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा और कौन सा जीन खामोश रहेगा। तो एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न्स के अंदर अल्ट्रेशन हो जाती है, माइक्रो आरएनए एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरह से सर्टन जीन्स टर्न ऑन एंड ऑफ होंगे, ताकि जो है वो सर्वाइवल एंड इन्फ्लेमेशन, यानी जो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी लेजन्स बनी हैं उनके, या एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स बनी है जिन्होंने वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज किया, उसके सर्वाइवल को ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं। एपिजेनेटिक चेंजेस ये होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेंगे, उसके बाद है सेलुलर एंड मोलिकुलर मैकेनिज्म। तो इसमें ये होता है कि स्पेसिफिक सेलुलर बिहेवियर भी होते हैं जो कि एक्टोपिक टिश्यू के की ग्रोथ की वजह बनते हैं। क्या होता है एबनॉर्मल सेल एडहेजन, यानी जो एंडोमेट्रियल स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, इनके पास इनकी जो एडहेजन कैपेबिलिटीज़, यानी कि चिपकने वाली जो सलाहियतें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जब वो पेल्विक कैविटी में आते हैं ना बाहर, तो वो पेरिटोनियल की सर्फेसिस के साथ जो है वो बड़ी इफेक्टिवली चिपक जाते हैं। क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियल स्टेम सेल्स जो कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से पेल्विक कैविटी में आए हैं, ये वहाँ पर क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि इनकी एडहेजन्स कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। रेजिस्टेंस टू एपोटोसिस। एपोटोसिस का मतलब होता है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि ये एपोप्टोसिस को या एपोटोसिस को रेजिस्टेंस शो करते हैं। ये जो मिसप्लेस्ड सेल्स होते हैं ना, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ में नहीं जाते, रेजिस्टेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे अरसे के लिए या रहते ही यूट्रस के बाहर जो है वो सर्वाइव ही करते रहते हैं, क्योंकि एपोप्टोसिस में तो ये जाते ही नहीं है। उसके बाद है न्यूरो एंजियोजेंसिस। ये जो एक्टोपिक इम्प्लांट्स होते हैं ना, एंड क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एंजियोजेंसिस हो जाती है, यानी न्यू ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, एंड न्यू नर्व फाइबर्स भी बन जाते हैं, यानी न्यूरो एंजियोजेंसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इनकी सपोर्ट एंड ग्रोथ वहाँ पर मेंटेन रहती है। ग्रोथ यानी इनकी ग्रोथ को सपोर्ट मिलती रहती है, इनको सपोर्ट मिलती रहती है। अब यही नर्व ग्रोथ जो है ना, यानी यही न्यूरो एंजियोजेंसिस जो है ना, एंडोमेट्रियोटिक वाली फीमेल्स के अंदर फिर पेन की वजह बनती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नर्व्स होंगी, जितनी ज़्यादा वहाँ ब्लड वेसल्स होंगी, सेंसिटिविटी टू पेन उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि इन्फ्लेमेशन का वैसे भी आप लोग जानते हो, जहाँ पर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेमेशन चलती है, तो वहाँ पर जो है वो इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर नई नई ब्लड वेसल्स बन जाती हैं एंड नई नर्व्स भी बन जाती हैं। सो इन शॉर्ट ये है कि एक दफ़ा ये जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज़ बाहर जाके जब इम्प्लांट हो जाते हैं ना, तो ये भी साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये भी थिक होते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे, ब्लीड भी करेंगे जस्ट लाइक नॉर्मल यूट्राइन लाइनिंग। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई आउटलेट नहीं है बाहर आने के लिए, तो वहीं पेल्विक कैविटी के अंदर ही स्ट्रक्चर्स को ये डैमेज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओवरी में ये इम्प्लांट हो गए तो एंडोमेट्रियोमा कहलाएगा, सिस्ट बन जाएगी ओवरी में। इसके अलावा वहाँ पर ही पेल्विक ऑर्गन्स के अंदर ये स्कैरिंग एंड फाइब्रोसिस की वजह बनते हैं, एडहेजन्स की वजह बनते हैं। इन शॉर्ट ये कि इस तरह का सारा जो प्रोसेस है वहाँ पर स्कैरिंग एंड एडहेजन का होना एंड रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग एंड हीलिंग, वहाँ पर क्या हो जाएगा कि डिस्टॉर्ट कर देगा पूरी की पूरी पेल्विक एनाटॉमी को, जिसकी वजह से क्रोनिक पेन एंड इनफर्टिलिटी का फीमेल शिकार हो जाएगी।